हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, आइसोथर्मल, इसमें इस प्रोसेस में सबसे पहले अगर हम बात करें, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो वाला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमने गैसेस के लॉ पढ़े हुए हैं, तो सबसे पहले इसमें कौन सा लॉ लगेगा हम देखेंगे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बॉयल्स लॉ लगता है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जहां पे P क्या होता है, गैस का प्रेशर होता है, V क्या होता है, गैस का वॉल्यूम होता है। कब, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, बॉयल्स लॉ लगता है। अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करें, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो P वर्सेस B ग्राफ एक स्टैंडर्ड कर्व है, वो देखते हैं। जब भी, जैसा हमने ग्राफ्स में पढ़ा हुआ है, हमारे पास में जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है तो वो रेक्टेंगल हाइपरबोलिक ग्राफ आता है। कैसा आता है बेटा, रेक्टेंगल हाइपरबोलिकली ग्राफ आता है। अब इसमें और ग्राफ्स का हम डिस्कशन करते हैं, देखते हैं, उनको बनाना समझना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट ग्राफ हम लेते हैं, पी वी वर्सेस हमारे पास में V, ये ग्राफ लेते हैं। तो जैसे अभी हमने पढ़ा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब PV, ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कांस्टेंट का ग्राफ कभी भी कैसा होता है हम जानते हैं, जैसे PV वर्सेस V जो ग्राफ आएगा वो एक हमारे पास में स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। नेक्स्ट अगर हम ग्राफ बनाएं, हमारे पास में PV वर्सेस P कर्व, तो ये भी हमारे पास में कैसा आएगा, एक हमारे पास में स्ट्रेट लाइन आएगा एंड पैरेलल टू हमारे पास में प्रेशर एक्सिस, PB वर्सेस P। ठीक है, और हम नेक्स्ट ग्राफ देखें, इसमें नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास में कौन सा होगा बेटा, जैसे अगर हम देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, हमारे पास में ग्राफ हम लेते हैं, हमने लिया P वर्सेस 1/V। तो ये ग्राफ जैसे हमने देखा P इज इक्वल टू K अपॉन V, तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है ये एक लीनियरली स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनेगा। तो ये हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। अब इसमें फर्दर और डिस्कस करते हैं, और पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है कि इस प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इस प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी, जैसे हम जानते हैं, जो इंटरनल एनर्जी, किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, इसका फॉर्मूला जो होता है हर प्रोसेस के लिए सेम होता है, और ये होता है NCV डेल्टा टी। कितना होता है बेटा, NCV डेल्टा टी। और जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है, NCV डेल्टा टी ये केवल और केवल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास में जो इंटरनल एनर्जी है NCV डेल्टा टी। अब जैसा हमने पढ़ा हुआ है, इस वाले प्रोसेस में आइसोथर्मल में टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट, तो इसकी वजह से डेल्टा टी कितना होगा, 0। तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कितना होगा, 0। कितना होगा बेटा, 0। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कितना होगा, 0। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास में, वो आता है वर्क डन। हमें वर्क डन बाई गैस निकालना होता है कि गैस कितना काम करेगी। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन का जैसे हमने पहला पढ़ा हुआ है, वर्क डन का इन जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो इसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं, वर्क डन हम निकालते हैं। तो चेक करते हैं हम वर्क डन कितना आएगा। तो जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा, अब हम जानते हैं कि यहाँ पे P और V, इस फॉर्मूले से दोनों से हमें क्लियर हो रहा है कि प्रेशर और वेरिएबल दोनों, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल्स हैं, तो हमें एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन से जानते हैं PV इक्वल टू nRT होता है। तो यहां से P कितना आ जाएगा, nRT/V, और इस P की वैल्यू उठा के हम यहां पे रखते हैं। तो देखते हैं भाई हमारे पास में कितना आएगा। जैसे ही हम रखते हैं nRT/V dV, वॉल्यूम V1 से लेके
V2 तक, V इनिशियल से लेके V फाइनल तक या V1 से लेके V2 तक। अब हम जानते हैं कि इसमें n नंबर ऑफ मोल्स हैं, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है केल्विन में। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये इंटीग्रेशन से एज इट इज बाहर आ जाएंगी। तो हमारे पास में वर्क डन कितना हो जाएगा, nRT इंटीग्रेशन ऑफ dV ओवर V वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक। अब हमें dV ओवर V इसका हमें इंटीग्रेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है। तो सिमिलरली हमारे पास में ये जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो nRT ln V आएगा और हम लिमिट रखेंगे V1 से V2 तक। जैसे ही हम लिमिट रखते हैं तो ये आ जाता है nRT log जिसका बेस e है V2 बाय V1। अब हमें जो वैल्यू लॉग की वैल्यू जो याद होती है वो हमें बेस 10 में याद होती है। तो बेस e को बेस 10 में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास में 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला कितना बन जाए, 2.303 nRT log V2 बाय V1। ये हमारे पास में वर्क डन का फॉर्मूला आया, किसके लिए, हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा कि P यहां से हमने पढ़ा हुआ है 2.303 nRT log V2 बाई V1। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये कंडीशन है हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो यहां से क्या आएगा V1 अपॉन V2, ये कितना आ रहा है हमारे पास में P2 बाई P1। तो इनवर्सली का रेशियो, तो हम इस फॉर्मूले को और किस तरीके से लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा 2.303 nRT log P1 बाय P2। तो एक हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम आइसोथर्मल में वर्क डन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसकी बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं, हम लिखते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है हमारे पास में, डेल्टा Q इज इक्वल टू हमारे पास में डेल्टा U प्लस वर्क डन। अब डेल्टा Q की हमें वैल्यू निकालनी है। आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी हमने पढ़ा कि जो डेल्टा U होता है वो कितना होता है बेटा, डेल्टा U कितना आ रहा है 0। तो ये वैल्यू तो 0 हो गई और वर्क डन कितना आ रहा है 2.303 nRT log V2 बाई V1। तो हमारे पास में डेल्टा Q किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के, एंड दैट इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 बाई V1 और वर्क डन 2.303 nRT log P1 बाय P2 इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो ये हमारे पास में डेल्टा Q निकालने का फॉर्मूला है, किसके टर्म्स में, हमारे पास में प्रेशर के टर्म्स में। अगर नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करें तो वो क्या होगा हमारे पास में, हमने एक टर्म पढ़ा हुआ है स्पेसिफिक हीट। क्या पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट, हमने अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें, किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट जो होती है C, उसका फॉर्मूला कितना होता है डेल्टा Q ओवर एन डेल्टा T। जैसा कि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T कितना होगा 0, जिसकी वजह से ये जो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप। क्या फाइंड करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप और उसका P वर्सेज V कर्व। तो P वर्सेज V कर्व हम जैसा पहले बना चुके हैं, तो P वर्सेज V कर्व कैसा आएगा, P वर्सेज V, ये एक रेक्टेंगल हाइपरबोलिक कर्व आता है। अब इस कर्व का हमें स्लोप फाइंड करना है। हम जानते हैं किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। m कितना होता है tan थीटा, कितना होता है tan थीटा, और ये होता है dP बाई dV। तो देखते हैं ये dP बाई dV कैसे निकाले। अभी हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन क्या है, PV दैट इज इक्वल टू हमारे पास में कांस्टेंट K हमने सपोज कर लिया। अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम डिफरेंशिएट। तो अगले टर्म में हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, कीजिए बेटा। फर्स्ट को कांस्टेंट रखते हुए सेकंड का डिफरेंशिएशन dV प्लस, अब हम क्या है सेकंड को कांस्टेंट रखते हुए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल टू 0। इस तरफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, कितना आएगा 0। तो अब यहां से हमें क्या निकालना है, हमें dP बाई dV निकालना है। तो P dV दैट इज इक्वल टू माइनस का V dP, और हमें क्या चाहिए
माइनस का पी बाई वी इक्वल टू डी पी बाय डी वी। हमें क्या चाहिए, हमें डी पी बाई डी वी चाहिए, तो ये कितना आ गया माइनस का पी बाई वी। तो इस कर्व का स्लोप कितना होगा, स्लोप जो एम होगा वो कितना हो जाएगा माइनस का पी बाई वी। ये हमें एक और नया पॉइंट मिलता है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें एक और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो आता है हमारे पास में बल्क मॉड्यूलस। क्या होता है बेटा, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं बल्क मॉड्यूलस बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी पी ओवर डी वी बाय वी। ये बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है। अगर ये बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं। अभी हमने फाइंड किया है डीपी बाई डीवी की वैल्यू कितना है, माइनस का पी बाई वी। जैसे ही हम यहां पे रखते हैं तो ये हमारे पास में कितना आता है, पी के इक्वल। कितना आता है हमारे पास में, पी के इक्वल। तो ये बल्क मॉड्यूलस आ गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो वो होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। किसी भी गैस के लिए क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, के से। और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले ही इलास्टिसिटी टॉपिक में। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है बेटा, के इक्वल टू, के जो होता है वो होता है इनवर्सली ऑफ 1 बाई बीटा। के इक्वल टू होता है 1 बाई बीटा। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन पी, प्रेशर। के कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स का। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि है एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में कंपैरिजन बोर्ड में लिखने के लिए आता है 3 मार्क्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा हमारे पास में, एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा, हमारे पास में एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसकी बेसिक कंडीशन हमारे पास में क्या होती है बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस की बेसिक कंडीशन जो होगी हमारे पास में वो क्या होता है, जैसा हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। अगर ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है तो इसको सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम जो हीट एक्सचेंज होती है वो डेल्टा क्यू वो कितना होता है, 0। फास्ट प्रोसेस होने की वजह से इसमें सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम जो हीट एक्सचेंज नहीं हो पाती है, तो इसकी वजह से डेल्टा क्यू कितना होता है, 0। और इसकी मैथमेटिकली कंडीशन क्या होती है, पी बी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कितना होता है बेटा, पी बी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इसकी मैथमेटिकली कंडीशन है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में। इससे हम नेक्स्ट 2 कंडीशन और लिखते हैं, वो आती है हमारे पास में पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास में जो कंडीशन होगी वो हमारे पास में क्या होती है, टी वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड नेक्स्ट जो प्रोसेस है, कंडीशन है पी 1 माइनस गामा टी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमें तीनों की तीनों कंडीशन हमें याद रखनी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कंडीशन होती है। अब जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सभी पॉइंट्स डिस्कस किए थे, हमने उसके स्लोप का पढ़ा था, हमने उसका ग्राफ पढ़ा था, उसकी स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था, तो सेम अब हम यहाँ पे उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं भाई हमारे पास में कितना आता है बेटा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी, जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में भी डिस्कस किया था इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जैसा अभी आपको बताया, इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा यू कितना होता है, एनसीवी डेल्टा टी। और ये हर एक प्रोसेस के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है, पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है। तो डेल्टा यू कितना होगा बेटा, हमेशा एनसीवी डेल्टा टी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्क डन, अगर हमें फाइंड करना, ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास में डेरिवेशन है जो बोर्ड में पूछा जाता है, तो उसको देखते हैं। वर्क डन का इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, जैसा अभी बताया V1 से लेके V2 तक। अब हम यहां पे जानते हैं कि P और V दोनों ही वेरिएबल है, तो हमें एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो लेट सपोज
हमें कंडीशन पता है पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हमने के लिख लिया। और क्या लिख सकते हैं, P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 दी पावर गामा दैट इज इक्वल टू के। तो अगर अब यहां से प्रेशर हटाना है तो देखते हैं प्रेशर कितना आ जाएगा, तो P कितना आ जाएगा, K अपॉन V2 दी पावर गामा, और इसकी वैल्यू हम यहां पर रखते हैं और इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास में आएगा वर्क डन, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, हमने रखा K ओवर V2 दी पावर गामा dV। अब ये कांस्टेंट टर्म हम जानते हैं इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो इसका और इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n का कितना होगा, पावर में हम एक ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद में जो बन जाता है उससे क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में V2 दी पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1 V1 से B2 तक। अब K की वैल्यू हम रख देते हैं, K क्या होता है हमारे पास में, K हमने पढ़ा हुआ है P1 V1 टू दी पावर गामा एंड P2 V2 दी पावर गामा। जैसे ही K की हम वैल्यू रखते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास में, P1 हमारे पास में क्या बन जाता है बेटा, P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर गामा माइनस 1। ये वर्क डन का फॉर्मूला आता है हमारे पास में, किसमें, हमारे पास में एडियाबैटिक प्रोसेस में। ये हमारे पास में क्या आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। और क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं PV को nRT लिख सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले को और किस टर्म में लिखा जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर nR T1 माइनस T2 ओवर गामा माइनस 1। ये हमने लिख दिया, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना होगा हमारे पास में, nR T1 माइनस T2 ओवर गामा माइनस 1। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, डेल्टा क्यू। जैसा कि इस प्रोसेस की कंडीशन ही क्या थी, डेल्टा क्यू कितना होगा, 0 के इक्वल, डेल्टा क्यू कितना होगा, 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास में डेल्टा क्यू कितना आ गया, 0। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट की, किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट जैसे अभी हमने पढ़ा किसी भी गैस के लिए, स्पेसिफिक हीट कितना होगा, डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कितना है, 0 है, तो स्पेसिफिक हीट कितना होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में किसी भी गैस के लिए 0। किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। स्पेसिफिक हीट के बाद में अगर हम इसमें ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ सिमिलर टू आता है हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस के तरीके से ही आता है। जिस तरीके से आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से हमारे पास में आता है, लेकिन इसका स्लोप डिफरेंट होता है। तो हम स्लोप फाइंड करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की स्लोप। तो स्लोप कितना होगा हमारे पास में, अभी हमने देखा m, और ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू dp बाय dv। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो जिस तरीके से हमने पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में कैलकुलेट किया उसी तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे स्लोप कितना आएगा बेटा, स्लोप आता है हमारे पास में गामा p, कितना आता है हमारे पास में माइनस का गामा p। जिस तरीके से हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में कैलकुलेट किया है बिल्कुल सिमिलरली उसी प्रोसेस में हमारे पास उसी तरीके से क्या आएगा, स्लोप। स्लोप के बाद में हमने किसका डिस्कशन किया था बेटा, नेक्स्ट पॉइंट था बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला माइनस का dp ओवर dv बाय v। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये माइनस का गामा p बाई v होता है, यहां से कितना आ जाएगा गामा p, कितना आ जाएगा हमारे पास में गामा p। ये हमारे पास में क्या हो गया, बल्क मॉड्यूलस। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर k, तो ये कितना होता है 1 बाय बीटा। तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन गामा p। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारे पास में कितना आ जाएगा 1 अपॉन गामा p। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने किसका डिस्कशन किया, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें कंपैरिजन लिखने को आ सकता है, तो हमने हर एक प्रोसेस में 8-8 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। हम इनमें से कोई भी 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं, और कंपटीशन में इनमें से कोई भी अगर हमें एक छोटा सा सवाल देना होता है, इजी सवाल देना होता है, तो किसी भी पॉइंट की डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया जाता है, या फिर जो हमने फॉर्मूले डेराइव किए हुए हैं उन फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या है किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में जो सवाल आता है वो उसको हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू।